सारा हिस्सा ऑफिशियली सोवरेन इंडिया का पार्ट है, लेकिन नॉर्थ में यहाँ थोड़ी गड़बड़ है। फिलहाल जम्मू कश्मीर का करीबन 24% और लद्दाख का मैसिव 66% एरिया अभी भारत के कंट्रोल में नहीं है। पीओके यानी सो कॉल्ड आजाद कश्मीर फिलहाल पाकिस्तान के मिलिट्री कंट्रोल के अंदर एक सेल्फ गवर्निंग एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी है, यानी इस रीजन के पास अपना खुद का अलग कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है। और जब से भारत ने 2019 में फॉर्मर जम्मू कश्मीर स्टेट में आर्टिकल 370 के अंडर स्पेशल स्टेटस और ऑटोनॉमी को रिमूव करके स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में रीऑर्गेनाइज किया है, तभी से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड लद्दाख के नॉर्दर्न हिस्से यानी गिलगिट बाल्टिस्तान टेरिटरी को अपने 5th प्रोविंस का स्टेटस देने की प्लानिंग में है। हालांकि ये अभी तक ऑफिशियल नहीं हो पाया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का ये हिस्सा पिछले 76 ईयर्स से पाकिस्तान के कंट्रोल में है। इंडिपेंडेंस, पार्टीशन और फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान कश्मीर वॉर के बाद से ही, जबकि ऑक्यूपाइड लद्दाख यानी अक्साई चीन 1962 में सीनो इंडियन वॉर के बाद से चाइना के मिलिट्री ऑक्यूपेशन में है, जो अभी जिंगजियान और तिब्बत प्रोविंसेस के अंडर एडमिनिस्टर किया जाता है। लद्दाख में ही एक और डिस्प्यूटेड रीजन है साक्सगाम वैली, जो पहले पाकिस्तान के कंट्रोल में था एज अ पार्ट ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान, लेकिन 1963 में पाकिस्तान ने अपने रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट और भारत के प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट के एरिया के बराबर इस डिस्प्यूटेड साक्सगाम वैली रीजन को चाइना को गिफ्ट कर दिया, ताकि वो चाइना से अपने रिलेशंस बेहतर बना सके। पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान, अक्साई चीन और साक्सगाम वैली का टोटल एरिया ऑलमोस्ट 1,29,000 स्क्वायर किलोमीटर है। मींस भारत का अराउंड 3% एरिया अभी भारत के कंट्रोल में नहीं है। नियरली सिमिलर एरिया इज द 10th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, तमिलनाडु, जहाँ की टोटल पॉपुलेशन करीबन 55 लाख से ज्यादा है और यहाँ के सभी ओरिजिनल रेसिडेंट्स लीगली इंडियन सिटीजन्स भी है। इनफैक्ट जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में पीओके के रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए 24 सीट्स ऑलरेडी रिजर्व्ड है, जो फिलहाल वैकेंट है। भारत अपने स्टैंड्स पर क्लियर है कि फॉर्मर जम्मू कश्मीर प्रिंसली स्टेट का पूरा एरिया भारत का अभिन्न भाग है, जो 1947 में जम्मू कश्मीर के रूलर महाराजा हरि सिंह ने लीगली भारत में मर्ज किया था। बट लेट्स बी प्रैक्टिकल, इंडिपेंडेंट इंडिया के 76 ईयर्स के टाइम पीरियड में मोस्ट ऑफ द टाइम ये डिस्प्यूटेड रीजन भारत के एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं रहा है। इस रीजन की अपनी खुद की हिस्ट्री बहुत कॉम्प्लेक्स रही है। महाराजा हरि सिंह तो जम्मू कश्मीर को एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री ही बनाना चाहते थे, लेकिन उनके खिलाफ उन्हीं के स्टेट में कुछ मुस्लिम मेजोरिटी वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में पाकिस्तान सपोर्टेड रिबेलियन शुरू हुआ। इन रिवोल्ट्स के सपोर्ट में नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस यानी आज के खैबर पख्तूनख्वा से हजारों लाखों पश्तून ट्राइबल्स ने पाकिस्तान मिलिट्री की हेल्प से जम्मू कश्मीर को इन्वेट किया। महाराजा को भारत की मदद लेनी पड़ी जम्मू कश्मीर को ऑफिशियली इंडियन यूनियन में मर्ज करके। दिस लेड टू द फर्स्ट इंडो-पाक वॉर ऑफ 1947 इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये वॉर 1 साल तक चली। भारत ने यूनाइटेड नेशंस को इसमें इन्वॉल्व किया, जो कि भारत की सबसे बड़ी गलती थी। यूएन के मीडिएशन से सीज फायर हुआ और टेम्पररी बॉर्डर बनी, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसके बाद 1965 और 1999 में भी कश्मीर के लिए भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। इन 3 वॉर्स में लगभग 20,000 लोगों की डेथ हुई। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ कई बार रिलीजियस और कम्युनल हिंसा हुई। सिविलियंस, मिलिटेंट्स, टेररिस्ट और आर्मी पर्सनल्स के कॉन्फ्लिक्ट्स में और कई हजारों लोगों की जान गई। अब जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न साइड लद्दाख में तो ज्यादा वायलेंस नहीं हुआ, लेकिन यहाँ चाइना से बॉर्डर भारत के लिए अलग सिरदर्द रहा है। एक्चुअली 5000 मीटर ऊंचे हिमालयन टेरेन की वजह से भारत और चाइना के बीच फिक्स्ड फिजिकल फेंस्ड बॉर्डर है ही नहीं, और ना ही दोनों देश एक दूसरे की क्लेम बॉर्डर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। यहाँ लद्दाख में एवरेज 6000 मीटर ऊंची और 500 किलोमीटर लंबी काराकोरम रेंज अक्साई चीन को रेस्ट ऑफ लद्दाख से अलग करती है। ये माउंटेन रेंज पोलर रीजन के बाद दुनिया की सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स वाली जगह है, जहां पूरे साल टेम्परेचर माइनस में रहता है। एंड इसी एक्सट्रीम माउंटेन की वजह से भारत के लिए अक्साई चीन तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल है कंपेयर टू चाइना। वैसे अक्साई चीन खुद दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट रिमोट अनहेबिटेबल प्लेसेस में से एक है। इसका एरिया करीबन भूटान के एरिया जितना है। अब भूटान खुद हिमालयन कंट्री होने के कारण वन ऑफ द स्पार्सली पॉपुलेटेड देशों में से एक है, लेकिन फिर भी भूटान की पॉपुलेशन 7.8 लाख तो है, जबकि यहाँ अक्साई चीन की पॉपुलेशन सिर्फ 1000 इनहेबिटेंट्स के करीब ही है। 1962 की सीनो इंडियन वॉर के बाद यहाँ चाइना का मिलिट्री कंट्रोल हुआ, लेकिन एक्चुअली 1950s में चाइना के तिब्बत
तिब्बत और जिंजियान को एनेक्स करने के बाद से ही यहाँ चाइना का फिजिकल प्रेजेंस शुरू हो गया था। इनफैक्ट 1950 में ही चाइना ने इन दो नए ऑक्यूपाइड रीजन्स को जोड़ती 1200 किलोमीटर लंबी मिलिट्री रोड का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था, जिसमें से 179 किलोमीटर अक्साई चीन से पास होता है। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कनेक्टिविटी भारत को छेक 1957 में इस रोड के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चला और यही वन ऑफ द मेन ट्रिगर पॉइंट था 1962 के सीनो इंडियन वॉर का। वैसे रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज भारत ने ऑलवेज जम्मू कश्मीर के इन ऑक्यूपाइड रीजन्स पर क्लेम किया है, लेकिन रिसेंटली भारत के कई लीडर्स ने स्ट्रॉन्ग मैसेजेस दिए हैं पीओके और अक्साई चीन के लिबरेशन से रिलेटेड। तो क्या भारत सच में इन ऑक्यूपाइड रीजन्स को लिबरेट करके उन्हें फिर से भारत में मर्ज करने की प्लानिंग में है? इज इट इवन पॉसिबल? जानेंगे कि कैसे अब पीओके चाइना के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो गया है जितना वो पाकिस्तान के लिए है, और पाकिस्तान पहले ही चाइना का अलाय है। तो जम्मू कश्मीर के किसी भी पार्ट में वॉर भारत के लिए इजीली एक टू फ्रंट वॉर बन जाएगी। क्या इस रीजन की कोई इम्पोर्टेंस भी है कि इसके लिए भारत दो न्यूक्लियर पावर देशों से टक्कर ले? इज इट इवन वर्थ इट? और अगर भारत युद्ध करे भी तो इसका क्या परिणाम आ सकता है? लेट्स ट्राई टू को लगे कि भारत को आखिर क्या जरूरत है इस मोस्टली अनइनहेबिटेबल एक्सट्रीम क्लाइमेट वाले माउंटेनियस रीजन पर इतना फोकस करने की, जिसकी टोटल पॉपुलेशन सिर्फ कर्नाटका के डिस्ट्रिक्ट बेलगावी की पॉपुलेशन के बराबर है और उसकी जीडीपी तो बेलगावी से नियरली आधी है। भारत एनुअली $75 बिलियन अपने डिफेंस सेक्टर पर स्पेंड करता है, जो कि आसाम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की कंबाइंड जीडीपी के बराबर है। ऑब्वियसली इस डिफेंस स्पेंडिंग का सिग्निफिकेंट हिस्सा जम्मू कश्मीर में स्पेंड होता है और ऐसा पिछले 7 दशक से होता आ रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं, पाकिस्तान और चाइना भी अपने डिफेंस का बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ खर्च करते आए हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर की लोकेशन को ध्यान से देखें तो ये एशिया के मध्य में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। हिस्टोरिकली जम्मू कश्मीर लिटरली एक जंक्शन रहा है जो ईस्ट एशिया को मिडल ईस्ट से और साउथ एशिया को सेंट्रल एशिया होते हुए रशिया और यूरोप से जोड़ता था। आज से 3000 से 4000 साल पहले अफ्रो यूरेशियन लैंडमास पर वास्ट इंटरलिंक्ड ट्रेड नेटवर्क बनने की शुरुआत हुई थी, जिसे सिल्क रूट्स कहा जाता था। ये बेसिकली एशिया को लैंड रूट द्वारा यूरोप और नॉर्दर्न अफ्रीका से कनेक्ट करता था। इन रूट्स पर सिल्क, डिफरेंट फैब्रिक्स, परफ्यूम, स्पाइसेस, मेडिसिन और ज्वेलरी की ट्रेड होती थी। ग्रेटर कश्मीर 3 रूट्स द्वारा इस सिल्क रोड नेटवर्क से कनेक्टेड था। एक रूट था लद्दाख के नुब्रा वैली से होते हुए काराकोरम पास के थ्रू होतान तक। सेकंड रूट था गुरेज से गिलगिट होते हुए यारकांड और काशघर तक, और थर्ड रूट था बारामूला से मुजफ्फराबाद होते हुए थ्रू झेलम वैली रोड। दिल्ली से तक्षशिला और काबुल वाले रूट के साथ कश्मीर के ये ट्रांस लद्दाख और ट्रांस गिलगिट रूट एडिशनल सप्लीमेंट सब रूट्स की तरह काम करते थे। फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ब्रिटिश इंडिया के पार्टीशन एंड रिजिड बॉर्डर्स बनने के चलते ये मोस्ट ऑफ रूट्स ट्रेड के लिए ऑलमोस्ट परमानेंटली बंद हो गए हैं। ये रूट स्ट्रेटेजिकली आज भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखते हैं और अगर इन्हें फिर से डेवलप करके एफिशिएंटली यूज किया जाए तो ये पूरे रीजन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब जम्मू कश्मीर की करंट जियोग्राफी और फिजिकल बॉर्डर्स को देखें तो या तो ये भारत को अफगानिस्तान से कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकता है या तो पाकिस्तान को चाइना से। कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के कारण दोनों रूट्स को एक साथ ऑपरेट कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। गिलगिट बाल्टिस्तान के ऑक्यूपाइड होने के कारण भारत को सेंट्रल एशिया और रशिया तक पहुंचने के लिए दूसरे आर्टिफिशियल रूट्स बनाने पड़ रहे हैं। डिस्पाइट हैविंग लॉन्ग हिस्टोरिकल टाइज, आज कनेक्टिविटी इश्यूज के कारण भारत का सेंट्रल एशिया से ट्रेड वॉल्यूम सिर्फ $2 बिलियन ही है, जबकि बिकॉज ऑफ द सेम गुड कनेक्टिविटी चाइना का सेंट्रल एशियन कंट्रीज से ट्रेड वॉल्यूम भारत के कंपेयर में 50 गुना ज्यादा यानी $100 बिलियन है। सभी सेंट्रल एशियन कंट्रीज लैंडलॉक्ड है, तो उन्हें भारत से ट्रेड करने के लिए अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। भारत और पाकिस्तान के खराब रिलेशंस के कारण इन दोनों के बीच किसी भी प्रकार की ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन मोस्ट ऑफ द टाइम बंद ही रहता है। तो भारत को सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक पहुंचने के लिए ईरान वाला रूट लेना पड़ता है। इस रूट को डेवलप करने के लिए भारत ने ईरान के साथ गल्फ ऑफ ओमान में मौजूद चाबहार पोर्ट के ऑपरेशन के लिए 10 साल का एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके अंडर भारत $120 मिलियन के इन्वेस्टमेंट से पोर्ट के शाहिद बेहेस्ती टर्मिनल को डेवलप करेगा। पोर्ट से 2 कार्गो रूट तैयार किए जाएंगे, एक चाबहार से झारंज होते हुए अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया एंटर होगा और दूसरा रूट अफगानिस्तान को बाईपास
बाईपास करते हुए चाबहार से सीधा तुर्कमेनिस्तान के अशगाबाद होते हुए सेंट्रल एशिया जाएगा। सेंट्रल एशिया नेचुरल रिसोर्सेज से समृद्ध है। 10 to 14 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर के साथ तुर्कमेनिस्तान के पास दुनिया का 5th लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व है। वहीं कजाकिस्तान दुनिया का लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसिंग कंट्री है, जहां दुनिया का 12% यूरेनियम रिजर्व मौजूद है। जैसे जैसे भारत डेवलप हो रहा है, भारत को इन नेचुरल रिसोर्सेज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, जबकि भारत के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और मेडिसिन, टी, कॉफी, स्पाइसेस, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इक्विपमेंट्स की सेंट्रल एशियन कंट्रीज में हाई डिमांड है। सेंट्रल एशिया का बिग नेबर रशिया रिसेंटली भारत का बड़ा ट्रेड पार्टनर बन के उभरा है, स्पेशली आफ्टर रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। भारत ने एंटी रशियन स्टैंस नहीं अपनाया और रशिया से ट्रेड जारी रखी। दोनों देशों की ट्रेड वॉल्यूम 2030 तक 100 बिलियन तक पहुंचाने का प्लान है। अब इसके लिए रशिया से भी कनेक्टिविटी इंप्रूव करनी होगी। फिलहाल भारत की रशिया से ट्रेड मोस्टली मैरीटाइम रूट से होती है, लेकिन ये रूट बहुत लंबा और टाइम कंज्यूमिंग है। इसीलिए भारत रशिया के साथ मिलकर 7200 किलोमीटर लंबा शिप, रेल और रोड का मल्टी मॉडल फ्रेट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बना रहा है, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये रूट भारत से चाबहार पोर्ट, फिर तेहरान से होते हुए कास्पियन सी क्रॉस करके अस्ट्राखान होते हुए मॉस्को तक जाएगा। वैसे विश्वास नहीं होगा, लेकिन भारत पाकिस्तान के साथ मिलकर भी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, तापी गैस प्रोजेक्ट, यानी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट $10 बिलियन की है और इसका कंस्ट्रक्शन 2015 में ही शुरू हो गया था, बट इसकी प्रोग्रेस बहुत ही धीमी रही है। प्रोजेक्ट को कई बार रिपीटेडली डिले किया गया है। कंट्रीज के बीच डिसएग्रीमेंट्स, जियोपॉलिटिकल टेंशन और अफगानिस्तान में अनस्टेबिलिटी के कारण ईरान पर इकोनॉमिक सैंक्शंस, FATF की ब्लैकलिस्ट और मिडल ईस्ट में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स डायरेक्टली इन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स के ऑपरेशन पर असर डाल सकता है। भारत अपनी कनेक्टिविटी के लिए कंप्लीटली इन प्रोजेक्ट्स पर डिपेंडेंट नहीं रह सकता। भारत को इस पूरे गेम को अपने फेवर में लाने के लिए एक ही रास्ता बचता है, गिलगिट बाल्टिस्तान पर फिर से अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित करना। इससे न सिर्फ चाइना और पाकिस्तान का लैंड कनेक्शन टूट जाएगा, बल्कि भारत रेल, रोड और पाइपलाइन द्वारा श्रीनगर और कारगिल से स्कार्दू, गिलगिट होते हुए इरशाद पास से अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और रशिया तक डायरेक्टली पहुंच सकेगा। ट्रेड शुरू होते ही जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की इकोनॉमी बूम होगी और ये वैसे ही ट्रेडिंग सेंटर बन जाएंगे जैसे सिल्क रूट्स के टाइम पर थे। बट प्रैक्टिकली ये सब करना इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गिलगिट बाल्टिस्तान से ही पास होता है। चाइना $62 बिलियन के बजट से जिंगजियान प्रोविंस के काशघर से बलूचिस्तान के ग्वादर तक ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर लंबा रोड, रेल और पाइपलाइन का नेटवर्क बिछा रहा है। चाइना के अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट उसे ट्रेड के लिए एक शॉर्टर रूट प्रोवाइड करेगा, ताकि वो मलाक्का स्ट्रेट पर से अपना डिपेंडेंस कम कर सके। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट द्वारा चाइना जिंगजियान में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके वहाँ की सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को कंट्रोल में लाना चाहता है। इवन पाकिस्तान के खुद के लिए भी CPEC बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बनकर उभरा है। पाकिस्तान में 1970 से अब तक जितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ है, उससे ज्यादा तो चाइना ने सिर्फ कुछ सालों में पाकिस्तान में CPEC के अंडर कर दिया है। एस्टिमेशन है कि CPEC प्रोजेक्ट पाकिस्तान में टोटल 23 लाख जॉब्स क्रिएट करेगा। ये पाकिस्तान का एक्सपोर्ट और कनेक्टिविटी इंप्रूव करेगा। इसी के अंडर के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से आज पाकिस्तान की 1/4 इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है। तो देयर इज नो वे कि पाकिस्तान और चाइना किसी भी हालत में POK और गिलगिट बाल्टिस्तान को अपने हाथों से इजीली जाने दे। स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस के अलावा POK और गिलगिट बाल्टिस्तान में कई कीमती मिनरल रिसोर्सेज लाइक जेमस्टोन्स, मार्बल्स और स्पेसिफिकली गोल्ड रिजर्व भी है। गिलगिट बाल्टिस्तान की लगभग सभी रिवर वैलीज में गोल्ड रिजर्व है और फिलहाल पाकिस्तान का 70% प्रेशियस स्टोन्स भी अकेला गिलगिट बाल्टिस्तान ही प्रोड्यूस करता है। और यहाँ के वाटर रिसोर्स और हाइड्रो पावर पोटेंशियल का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। पाकिस्तान की लाइफलाइन सिंधु नदी का 70% वाटर
वाटर फ्लो गिलगिट बाल्टिस्तान के ग्लेशियर्स ही प्रोवाइड करते हैं। कहा जाता है कि फ्यूचर में ज्यादातर वॉर्स पानी के लिए होंगी, तो किसी भी कंट्री के लिए इस रीजन को कंट्रोल करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन जाता है। अब हाँ, पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान की तो अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन व्हाट अबाउट दिस अनइनहेबिटेबल अक्साई चीन, जिसके लिए दुनिया के 2 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज लड़ने को तैयार है फिर से। जैसे कि हमने पहले बात की, चाइना का हाईवे नंबर 219 यहाँ से पास होता है। ये हाईवे बेसिकली चाइना के 2 सबसे ज्यादा रिबेलियस प्रोविंसेस तिब्बत और जिंजियान को आपस में कनेक्ट करता है, जिस पर पूरे साल ट्रैवल किया जा सकता है। इस हाईवे के अलावा एक और कनेक्शन है तकलामकान डेजर्ट को लगकर G315 हाईवे, लेकिन इस रूट पर लासा से काशगर जाने के लिए 2-3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम लगता है हाईवे 219 के कंपेयर में, और ये रूट विंटर में पार करना मुश्किल हो जाता है। हाईवे 219 बॉर्डर के करीब होने के कारण ये चाइना के बॉर्डर सिक्योरिटी और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट रोड है। अपार्ट फ्रॉम दिस, चाइना ने 2010 में वेस्टर्न कुनलुन रीजन में जियोलॉजिकल सर्वे करवाया था, जहां उन्हें मेजर जिंक के रिसोर्स मिले हैं। 2017 में यहाँ माइनिंग शुरू हुई थी। जिंक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, सो वी कैन इमेजिन कि आगे टेक्नोलॉजिकल और डिजिटल फ्यूचर में ये रिजर्व दोनों ही देशों के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसी के लिए यहाँ चाइना का एग्रेशन और बढ़ा है। अक्साई चीन हिस्टोरिकली हमेशा से ही ग्रेटर लद्दाख का पार्ट रहा है। भारत यहाँ अपने क्लेम से पीछे हटकर चाइना का एग्रेशन या कोई भी कॉम्प्रोमाइज अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अब ये काइंड ऑफ डोमिनेशन और सॉवरनिटी की बात है। एशिया में सिर्फ भारत ही है जो चाइना से कम्पीट करने का पोटेंशियल रखता है, और चाइना भी भारत को वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर मानता है। अक्साई चीन बॉर्डर से दिल्ली का डिस्टेंस मात्र 700 किलोमीटर के आसपास है। वॉर जैसी सिचुएशन में चाइनीज आर्मी विद इन फ्यू आवर्स भारत के कैपिटल और हार्टलैंड तक पहुंच सकती है। इसलिए भारत अक्साई चीन के इशू को हल्के में नहीं ले सकता। लेकिन आखिर क्या इस डिस्प्यूट का कभी सॉल्यूशन निकलेगा भी? पूरे इशू को सिंप्लीफाइड करे तो इसके सिर्फ 3 ही सॉल्यूशंस है। फर्स्ट, सबसे पीसफुल लेकिन वीक सॉल्यूशन है डिप्लोमेटिक डायलॉग और बातचीत। तीनों देशों को साथ मिलकर कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालना होगा। लेकिन लॉजिकली सोचे तो देशों के बीच कितनी भी बातचीत करा लो, ज्यादा से ज्यादा यही सॉल्यूशन निकल सकता है कि अभी जो करंट बॉर्डर्स है LOC और LAC, उन्हें ही परमानेंट बॉर्डर्स घोषित कर दिया जाए। क्योंकि इस रीजन की इंपॉर्टेंस को देखते हुए आखिर क्यों कोई भी देश अपने ऑलरेडी कंट्रोल्ड एरिया को दूसरे देश को ऐसे ही सौंप दे? सभी देशों को कुछ ना कुछ खोना होगा अगर पीसफुल सॉल्यूशन निकालना हो तो। अब सॉल्यूशन निकालने के चक्कर में हम कई बार भूल जाते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर वांट्स। अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर की आवाज अब यूनाइटेड नहीं रही है, और उनके अलग अलग ओपिनियंस है जम्मू कश्मीर के इशू के सॉल्यूशंस के लिए। ये ओपिनियंस उनकी अलग अलग इथनिसिटी, कल्चर, लैंग्वेज और रिलीजन द्वारा इन्फ्लुएंस होते हैं। फिलहाल भारत के एडमिनिस्ट्रेशन वाला जम्मू कश्मीर तो मुस्लिम मेजोरिटी है विद 68% सुन्नी मुस्लिम, लेकिन 4 सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स जम्मू, उधमपुर, सांबा और कठुआ में हिंदू मेजोरिटी है, और 2 डिस्ट्रिक्ट्स रायसी और डोडा में हिंदू और मुस्लिम ऑलमोस्ट इक्वल है। इनके बीच सिग्निफिकेंट गुज्जर और पहाड़ी कम्युनिटीज है। जम्मू ने हमेशा से अपनी आइडेंटिटी को कश्मीर से अलग रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। मोस्टली जम्मू डोगरास और कश्मीरी पीपल्स एक ही स्टेट में होने के बावजूद एक दूसरे की सिचुएशन से रिलेट नहीं कर पाते। लद्दाख के फॉर्मर 2 डिस्ट्रिक्ट्स कारगिल और लेह की डेमोग्राफी भी एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट है। कारगिल कश्मीर की तरह मुस्लिम मेजोरिटी है, लेकिन जहां कश्मीर सुन्नी है, मोस्ट ऑफ कारगिल मिक्स है विद शिया बाल्टी मुस्लिम मेजोरिटी, जिनकी इथनिसिटी और कल्चर बाल्टिस्तान, लेह और तिब्बत से रिलेटेड है। लेह कारगिल से कल्चरली सिमिलर है, लेकिन अगेन लेह बुद्धिस्ट मेजोरिटी है। वहीं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी आजाद कश्मीर के सिर्फ नाम में ही कश्मीर है। यहाँ कश्मीरी स्पीकर सिर्फ 5% ही है। AJK की मेजोरिटी पॉपुलेशन पहाड़ी पोथवारी सुन्नी मुस्लिम है विद सिग्निफिकेंट गोजरी पॉपुलेशन। अब ये इस साइड के कश्मीरी की तरह सुन्नी मुस्लिम तो है, लेकिन कल्चरली दे आर नो वे रिलेटेड टू कश्मीर। पोथवारी कम्युनिटी जम्मू के डोगरास और नेबरिंग पंजाबी से ज्यादा रिलेटेड है। गिलगिट बाल्टिस्तान अगेन आजाद कश्मीर से कम्प्लीटली अलग है। AJK जहाँ सुन्नी है, गिलगिट बाल्टिस्तान मेजरली बाल्टी शिया मुस्लिम है विद सिग्निफिकेंट शीना सुन्नी मुस्लिम
मुस्लिम और वाखी, बुरुशो और खो इस्माइली पॉपुलेशन। ये रीजन कल्चरली लद्दाख से ज्यादा रिलेटेड है कंपेयर टू एनी पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। गिलगिट बाल्टिस्तान भी खुद को आजाद कश्मीर से कभी रिलेट नहीं कर पाया है। इस पूरी खिचड़ी में मल्टीपल वॉइस, मल्टीपल ओपिनियंस और मल्टीपल डिमांड्स है। इसके सॉल्यूशन के लिए सेकंड ऑप्शन है भारत के लिए फुल स्केल टू फ्रंट वॉर। अब ये ऑप्शन ज्यादा सूटेबल नहीं है क्योंकि कोई भी देश जेन्युइनली यहाँ वॉर नहीं चाहता। चाइना या पाकिस्तान से कोई भी फुल स्केल वॉर भारत को इकोनॉमिकली एटलीस्ट 20 साल पीछे धकेल सकती है और सिमिलर अमाउंट में नुकसान पाकिस्तान और चाइना को भी होगा। युद्ध के कई नुकसान है, लेकिन ये जानते हुए भी फिलहाल दुनिया में मल्टीपल वॉर्स चल ही रही है, इसलिए कश्मीर में भी सीरियस सिचुएशन कभी भी बन सकती है। चलिए इन देशों की मिलिट्री स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं, जिससे हमें थोड़ा आइडिया है। करंटली भारत की मिलिट्री दुनिया में 4th स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन चाइना भारत से आगे है 3रे स्थान पर, जबकि पाकिस्तान की रैंकिंग 9th है। भारत में फिलहाल 14 लाख एक्टिव और 11 लाख रिजर्व्ड मिलिट्री पर्सनल्स है, यानी टोटल 25 लाख, जबकि पाकिस्तान के पास 6.5 लाख एक्टिव, 5.5 लाख रिजर्व यानी 12 लाख और चाइना के पास 20 लाख एक्टिव, 5.1 लाख रिजर्व यानी अगेन 25 लाख। अब पाकिस्तान और चाइना के कंबाइंड मिलिट्री पर्सनल 37 लाख हो जाते हैं, सिग्निफिकेंटली हायर देन इंडिया। भारत का एनुअल मिलिट्री बजट 74 बिलियन US$ है, जबकि पाकिस्तान का 6 बिलियन डॉलर्स और चाइना का तो भारत से 3 गुना ज्यादा 227 बिलियन डॉलर्स है। चाइना की इकोनॉमी बहुत बड़ी है और एरिया भी ज्यादा है, तो बजट भी हाई होना अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन फिर ये भी दर्शाता है कि चाइना की मिलिट्री स्ट्रेंथ, क्वालिटी और एडवांसमेंट भी शायद भारत से ज्यादा होगी, क्योंकि मिलिट्री बजट डायरेक्टली ट्रेनिंग, मिलिट्री इक्विपमेंट, हथियार और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की क्वालिटी से लिंक्ड है। भारत के पास 4600 टैंक्स है, जबकि पाकिस्तान के पास 3700 और चाइना के पास 5000 टैंक्स है। भारत के पास 1.5 लाख आर्नोल्ड व्हीकल्स है, जबकि पाकिस्तान के पास 50,000 और चाइना के पास 1.7 लाख आर्नोल्ड व्हीकल्स है। भारत के पास 4000 के करीब आर्टिलरीज है, जबकि पाकिस्तान के पास ऑलमोस्ट 4600 और चाइना के पास 8400 आर्टिलरीज है। एयरफोर्स की बात करें तो भारत के पास ऑलमोस्ट 2300 टोटल एयरक्राफ्ट्स है, जबकि पाकिस्तान के पास 1400 और चाइना के पास 3300 एयरक्राफ्ट्स है। नेवी में भारत के पास 296 टोटल नावल एसेट्स है, जबकि पाकिस्तान के पास 114 और चाइना के पास 730 नावल एसेट्स है। एज एक्सपेक्टेड भारत की मिलिट्री पाकिस्तान से सिग्निफिकेंटली बेहतर है, लेकिन चाइना से लगभग हर मामले में इंडियन मिलिट्री पीछे है। हालांकि किसी भी वॉर में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। कमजोर पार्टी भी टफ फाइट देकर बाजी पलट सकती है अपनी स्ट्रेटेजी से, और इसके कई उदाहरण मौजूद है। ऊपर से हिमालयास में वॉर करना, रशिया यूक्रेन के मैदान या इजराइल गाजा के रेगिस्तान में वॉर करने से बहुत अलग है। यहाँ कुछ भी हो सकता है। अमेरिका, रशिया, फ्रांस, जापान, इजराइल और कुछ अरब कंट्रीज भारत के मेजर अलाइज कंसिडर किए जाते हैं। चाइना के साथ फेस ऑफ में अमेरिका, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया मोस्ट प्रोबेबली भारत का सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कंट्रीज भी क्या ही कर लेंगी। कहीं पर भी वॉर सुपर पावर कंट्रीज के लिए एक बिजनेस का माध्यम है, ये हम कई बार देख चुके हैं। ऊपर से इन सभी देशों के चाइना से मजबूत ट्रेड रिलेशंस है। इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट में रशिया मोस्ट प्रोबेबली न्यूट्रल ही रहेगा, क्योंकि भारत और चाइना दोनों ही रशिया के बड़े और इम्पोर्टेंट पार्टनर्स है। एंड डोंट फॉरगेट द न्यूक्लियर वेपन्स। तीनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। अब भारत और चाइना ने तो न्यूक्लियर वेपन्स के लिए नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनाई है, यानी वो कभी भी इनका उपयोग फर्स्ट नहीं करेंगे, तभी करेंगे अगर उन पर पहले किसी देश द्वारा न्यूक्लियर हमला हो। लेकिन पाकिस्तान ऐसी किसी पॉलिसी में नहीं मानता। पाकिस्तान कश्मीर को लेकर न्यूक्लियर वॉर छेड़ सकता है। रुटगर्स यूनिवर्सिटी की स्टडी में एस्टिमेट किया गया है कि फ्यूचर में अगर पाकिस्तान 150
और भारत 100 न्यूक्लियर वेपन्स भी यूज करे एक दूसरे पर, तो इसके डायरेक्ट इफेक्ट से 5 से 12 करोड़ लोगों की जान जा सकती है और इसके अगले कुछ महीनों में और 4 से 5 करोड़ लोगों की जान जाएगी स्टारवेशन और रेडिएशन से। इसका क्लाइमेटिक असर सिर्फ इंडियन सबकॉन्टिनेंट या एशिया पर ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड पर होगा। इससे रिकवर होने में भारत को दशकों का टाइम लगेगा। लाखों करोड़ों की कैजुअलिटीज के बाद अगर भारत जीता तो फिर से पूरे जम्मू कश्मीर को अपने कंट्रोल में ले लेगा, लेकिन क्या ये सॉल्यूशन होगा? क्योंकि इस रीजन की स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस को देखे तो ऐसा तो नहीं होगा कि चाइना और पाकिस्तान हमेशा के लिए हार मान ले। वो फिर से इन रीजन्स को हासिल करने की कोशिश करेंगे ही और फिर से वॉर होगी। ऊपर से ये क्वेश्चन है कि पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग क्या भारत को सपोर्ट करेंगे? विदाउट उनका सपोर्ट इस रीजन पर कंट्रोल रख पाना भारत के लिए बहुत मुश्किल होगा। इन सब को देखते हुए लास्ट सॉल्यूशन बचता है जिसमें बिना किसी वॉर के ये रीजन खुद ही भारत में शामिल हो जाए। जैसे हमने बात की कि भारत को जब तक पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान से फुल लोकल सपोर्ट नहीं मिलता तब तक भारत अपने मिशन में फुल्ली सक्सेसफुल नहीं हो सकता। भारत को ट्राई करना होगा उनका सपोर्ट हासिल करने के लिए। डेमोग्राफिक्स और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को देख के ये बहुत मुश्किल लगता है बट इम्पॉसिबल नहीं है। ऑलरेडी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कंडीशन पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान से बहुत बेहतर है। आजाद कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.592 एंड 0.579 है, लेकिन भारत के जम्मू कश्मीर का HDI सिग्निफिकेंटली हायर देन दोज रीजन। 2019 में जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद न सिर्फ यहाँ टेरर एक्टिविटीज में ड्रास्टिक डिक्लाइन हुआ बल्कि पिछले सिर्फ 5 सालों में अब तक जम्मू कश्मीर के लिए 99,000 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आए हैं, हाईएस्ट एवर इन हिस्ट्री। स्टेट धीरे धीरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रास्ते जा रहा है जो स्लोली पास्ट की परेशानी और इनजस्टिस को ब्राइट और प्रॉमिसिंग फ्यूचर में बदल देगा। ऑन द अदर हैंड पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान में सिर्फ CPEC प्रोजेक्ट के अंडर इन्वेस्टमेंट हो रही है जिसे भी वहाँ कई बार लोकली अपोज किया गया है। CPEC प्रोजेक्ट का गिलगिट बाल्टिस्तान की इकोलॉजी और एनवायरनमेंट पर बुरा असर हो रहा है विथ मिनिमम बेनिफिट्स टू लोकल पीपल। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में आजाद कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान दोनों का स्टेटस कंफ्यूजिंग रहा है। उनका पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया और पॉलिटिकल अफेयर्स में नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन है। उन्हें वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स और राइट्स नहीं मिल पाते जो पाकिस्तान के दूसरे ऑफिशियल प्रोविंसेस को मिलते हैं। पाकिस्तान का 44% हाइड्रो पावर अकेला आजाद कश्मीर प्रोड्यूस करता है, लेकिन फिर भी यहाँ कई बार पावर शॉर्टेज होती है क्योंकि हाइड्रो पावर का पूरा बेनिफिट सिर्फ पंजाब को ही मिलता है। सिमिलरली गिलगिट बाल्टिस्तान के ट्रेड ट्रांजिट, वाटर रिसोर्स, इको टूरिज्म और मिनरल रिसोर्सेज से इस्लामाबाद गवर्नमेंट हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करती है, लेकिन इसका नेग्लिजिबल शेयर गिलगिट बाल्टिस्तान को दिया जाता है डेवलपमेंट के लिए। इस अनफेयर ट्रीटमेंट के लिए भारत उनकी वॉइस बन सकता है और यहाँ के जम्मू कश्मीर और लद्दाख के डेवलपमेंट को प्रमोट कर उन्हें इनवाइट कर सकता है टू कंसीडर ज्वाइनिंग इंडिया। अब अक्साई चीन और साक्सगाम वैली में तो नेग्लिजिबल पॉपुलेशन है तो यहाँ ये स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगी। इसके लिए भारत को डायरेक्ट तिब्बत और जिंगजियान यानी ईस्ट तुर्किस्तान के इंडिपेंडेंस पर फोकस करना होगा और उसे इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करना होगा। ये दोनों रीजन चाइना ने 1950s में एनेक्स किए थे और यहाँ अभी भी स्वतंत्रता की आवाजें उठती है। अगर ये दोनों रीजन सेपरेट हो गए तो भारत की चाइना से बॉर्डर लगेगी ही नहीं और फिर भारत डिप्लोमेटिकली ये इश्यू सॉल्व कर सकता है। आप क्या सोचते हैं पाकिस्तान और चाइना को टैकल करने के लिए जम्मू कश्मीर में और कौन से अल्टरनेट सॉल्यूशन